तो आज की जो क्लासेज है वो बायोलॉजी की होगी। चैप्टर 1 आज शुरू करेंगे बायोलॉजी का, जीव विज्ञान। केमिस्ट्री तो पूरा ख़त्म हो गया जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन आंसर सहित हम पूरा केमिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और आज से जो क्लासेज चलेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी की होगी। तो आज का जो क्लासेज है उस बायोलॉजी की है और उस चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर 1 में बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम है क्या, इसको जानना पड़ेगा कि जैव प्रक्रम होता क्या है। लेकिन जैव प्रक्रम को समझने से पहले आपको सबसे पहले सजीव और निर्जीव में जानकारी प्राप्त करना होगा। यानी जैव प्रक्रम को अगर ठीक तरह से समझना है तो सबसे पहले सजीव और निर्जीव पदार्थों में अंतर जानना पड़ेगा, तभी आप जैव प्रक्रम को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर जैव प्रक्रम को समझना है तो सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सजीव और निर्जीव की सहायता से ही आप जैव प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सजीव और निर्जीव होता क्या है, क्या अंतर है दोनों में। यानी जैव प्रक्रम को समझने के लिए तो हम इसको एक हेडिंग के तौर पर बनाते हैं, आप लोग इसे नोट करोगे। हाँ, यानी जैव प्रक्रम को समझने से पहले सजीव और निर्जीव को जानना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर आपको जैव प्रक्रम समझ में आएगा। ठीक है, तो हम हेडिंग बनाते हैं, आप लोग भी नोट करोगे। ठीक, हेडिंग है, देखिए हेडिंग है जैव प्रक्रम को, हेडिंग के तौर पर इसे नोट कर लीजिए। जैव प्रक्रम को ठीक तरह से समझने के लिए, जैव प्रक्रम को ठीक तरह से समझने के लिए सजीव तथा निर्जीव के बीच अंतरों को समझना अनिवार्य होता है। यानी इसे समझिए, इस हेडिंग के तौर पर हम आपको बता दिए जिससे आपको सुविधा हो जाए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। वैसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है उसको हम ठीक तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सजीव तथा निर्जीव के बीच क्या अंतर होता है। अगर हम सजीव तथा निर्जीव समझ गए तो जैव प्रक्रम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम अभी सबसे पहले हेडिंग के तौर पर क्या लिखे हैं कि जैव प्रक्रम को कर दीजिएगा। जैव प्रक्रम को ठीक तरह से समझने के लिए सजीव तथा निर्जीव के बीच अंतरों को समझना अनिवार्य होता है। तो देखिए, तो समझते हैं सजीव तथा निर्जीव के बीच अंतरों क्या होता है। वैसे पता ही होगा, लेकिन खैर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप इसे नोट करोगे। तो हम बोल देते हैं, आप लोग लिखना इसी का आंसर, इसी हेडिंग का लिखिए। जैव प्रक्रम को
जैव प्रक्रम के कर दीजिए। जैव प्रक्रम के बारे में जानने से पहले सजीव तथा निर्जीव के अंतरों को समझना आवश्यक होता है। जैव प्रक्रम के बारे में जानने से पहले सजीव तथा निर्जीव के अंतरों को समझना आवश्यक होता है। जो तर्कसंगत निम्नलिखित हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट करके इसे आप समझेंगे कि सजीव तथा निर्जीव में क्या क्या अंतर पाया जाता है। ठीक, क्यों समझेंगे? क्योंकि सर हमको जैव प्रक्रम को समझना है, इसलिए। तो जो तर्कसंगत निम्नलिखित हैं, नंबर 1 में लिखिए। नंबर 1 में लिखिए, हम अपने नंबर पॉइंट में लिखो, हम अपने चारों ओर ध्यानपूर्वक देखें तो हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। तो हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। हम अपने चारों ओर ध्यानपूर्वक देखें तो हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। जैसे लिखना, जैसे आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, ज़मीन, चिड़िया, कीड़े, मकोड़े एट्सेट्रा। जैसे आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, ज़मीन, चिड़िया, कीड़े, मकोड़े आदि। समझे? तो ये सब क्या है? आप अपने चारों ओर अगर देखो, समझते चलो इसको, ये सब क्या है? अगर आप अपने चारों ओर नज़र खिराते हैं, यानी नज़र को आप फैलाते हैं, तो आप यही सब आकाश, पर्वत, पठार, जंगल, चिड़िया और तरह तरह के न जाने कई प्रकार के जीव सब दिखाई पड़ते हैं। तो यही जो दिखाई पड़ता है, उसी को हम आपको डाटा के रूप में बताएंगे, फिर इसके अंतर समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने चारों ओर नज़र डालते हैं तो आपको आकाश, पर्वत, पठार, नदी, चिड़िया और न जाने कितने प्रकार के जीव सब दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो उसी को हम फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत रखे हैं। जो दिखाई पड़ने वाली जो जीव हैं, जो क्या क्या हो सकता है, आकाश है, पहाड़ है, पौधे हैं, जानवर, मकान, ज़मीन, चिड़िया, कीड़े, मकोड़े आदि। ये पहला पॉइंट में ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट में लिखोगे। अब दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा, तो ये समझ में आया पहला? हाँ, पहला समझे? पहला यही जो आप देखते हैं आँखों से, उसको लिखें। अब आगे अंतर करते चलेंगे। दूसरा में लिखिए, इन सभी में से कुछ ऐसे पदार्थ जैसे आकाश, इन सभी में से कुछ ऐसे पदार्थ जैसे आकाश, पहाड़, मकान एवं ज़मीन निर्जीव है। इन सभी में से कुछ ऐसे पदार्थ जैसे आकाश, पहाड़, मकान
एवं जमीन निर्जीव हैं। इन सभी में से कुछ ऐसे पदार्थ जैसे आकाश, पहाड़, मकान एवं जमीन क्या है सजीव या निर्जीव? निर्जीव हैं। ये सब सजीव कैसे होगा? निर्जीव हैं। है, बिल्कुल है। समझ में आया? इन सभी में से आकाश, पहाड़, मकान, जमीन ये सब क्या है? निर्जीव हैं। दूसरा पॉइंट में ये हुआ। हाँ, तो ये दूसरा अंतर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा में लिखोगे तीसरा पॉइंट, जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े ये सभी सजीव हैं। जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े ये सभी सजीव हैं, है ना। पौधे क्या है? उसके एक निश्चित समय अंतराल में पौधे का क्या होता है? अगर हम किसी पेड़ पौधे को लगाते हैं तो एक समय बाद उसकी हाइट बढ़ती है, वृद्धि होती है उसके शरीर में, वो भी उत्सर्जन करता है, वो भी भोजन बनाता है, तो वो सजीव है, वो भी अपनी जैविक क्रियाएं कर रहा है। और चिड़िया भी एक प्रकार से सजीव है, क्योंकि वो हर जीव की तरह वो भी अपने आप में ग्रोथ करता है, अपने जैसा संतति उत्पन्न करता है, मतलब भोजन की आवश्यकता होती है उन्हें, किसी न किसी प्रकार की जैविक क्रिया उसके अंदर भी होती है। उसी प्रकार से कीड़े मकोड़े हैं, तो ये सब क्या है? सजीव हैं, क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार की प्रक्रिया चल रही है ऐसे जीव में। ठीक है, तो जैसे जबकि जानवर, पौधे, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े क्या है? सजीव हैं। हो गया। हाँ, उसी में लिखिएगा सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है। उसी पॉइंट में सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है। सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है। हो गया। जिससे जीवन संबंधी अलग अलग कार्यों का संपादन होता है। जिससे जीवन संबंधी अलग अलग कार्यों का संपादन होता है। जिससे जीवन संबंधी अलग अलग कार्यों का संपादन होता है। उसी में लिखना, उसी पॉइंट में, जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं से जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं। जैविक प्रक्रियाओं का मतलब हो गया कि अपने किसी भी प्रकार के अगर जीव है तो जैविक प्रक्रिया हुआ तो उसमें किसी न किसी प्रकार की ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा, वो अपने जैसा संतति उत्पन्न करेगा, वो भोजन बनाएगा, वो उत्सर्जन करेगा, सांस लेगा, मतलब उसका हाइट बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा, वो अपने जैसा संतति पैदा करेगा। तो एक न एक प्रकार से जो प्रक्रिया कर रही है अपने अंदर, शरीर के अंदर, तो वैसे प्रक्रिया को हम जैविक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं। तो सजीव समझ में आया। निर्जीव तो आप पहले ही समझ गए कि निर्जीव क्या है, उसमें कुछ है ही नहीं। सजीव में क्या होगा? जैविक प्रक्रिया होगा, लेकिन निर्जीव में नहीं होगा। समझ रहे या नहीं? निर्जीव में जैविक प्रक्रिया होगी? कभी नहीं। वो अपने जैसा संतति उत्पन्न कर सकता है निर्जीव? कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो मान लीजिए ईंटा क्या है? ईंट जिससे मकान बनाया जाता है, वो क्या है? निर्जीव है। तो अगर ऐसा होता, निर्जीव अपने जैसा संतति उत्पन्न करता, तो एक ईंट से अगर एक ईंट लाते तो एक ईंट से 10 ईंट हो जाता, 10 ईंट से 100 ईंट होता, 100 से 1000 हो जाता। ऐसा तो है नहीं। तो निर्जीव में जैविक प्रक्रिया होगी या नहीं? नहीं होगी, लेकिन सजीव में होगी।
क्यों होगी? क्योंकि वो अपने जैसा संतति उत्पन्न करता है, उसको भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी सांस लेता है, वो भी उत्सर्जन करता है। इसीलिए जीवों में जैविक प्रक्रिया होगी, निर्जीव में जैविक प्रक्रिया नहीं होगी। समझ में आया? हाँ, तो जीवों में जैविक प्रक्रिया क्या होगी? होगी। सजीव में जैविक प्रक्रिया होगी, निर्जीव में जैविक प्रक्रिया कभी नहीं होता। अब जैविक प्रक्रिया क्या है आपको समझ में आ गया, इसी में हम बता दिए हैं। हाँ, जैसे में लिखो, जैसे उदाहरण के लिए उड़ती हुई चिड़िया, उसी पॉइंट में जैसे में लिखो ना। उदाहरण के लिए उड़ती हुई चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीवों के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियाँ, या सोए हुए जीवों के श्वसन मतलब सांस लेना, या सोए हुए जीवों के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियाँ, या सोए हुए जीवों के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियाँ। क्योंकि अगर जीव सो गया रहता है, जब आप सोते हैं, मनुष्य जब सोता है तो उसमें भी उस समय गति रहती है, भले वो चलता नहीं है लेकिन उसकी अंदर जो गति चलती है, आणविक स्तर की गतियाँ रहती है। सांस का ऊपर उठना, फिर नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, क्या है? एक न एक प्रकार की गति होती है। तो किसी न किसी प्रकार की क्रिया कर रही है, तो वो जो क्रिया है वही जैविक क्रिया है। समझे? तो जीवों में जैविक प्रक्रिया होगी, निर्जीव में नहीं होगी। समझे? तो सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में आया? हाँ, गुड। चलिए, अगला पॉइंट में लिखना चाहोगे तो लिख लो, सिर्फ पढ़ना है, रटना नहीं है इसको। ये सब एग्ज़ाम में नहीं आता, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बायोलॉजी का एक अच्छा ज्ञान हो, एक सुंदर जो ज्ञान होता है वो आपके अंदर डेवलप हो, इसलिए बताया जा रहा है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब नहीं पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, तो उसी में लिख लो अगला पॉइंट, यानी चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा लिखिए, पौधे भी समय के साथ साथ एक छोटे बीज से बड़े बीज पौधे भी समय के साथ साथ एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में बदल जाते हैं। पौधे भी समय के साथ साथ एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में बदल जाते हैं। एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में बदल जाते हैं। एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में बदल जाते हैं। हो गया? उसी पॉइंट में, इस प्रकार जीवों में अलग अलग प्रकार की गतियाँ दिखाई पड़ती है। इस प्रकार जीवों में अलग अलग प्रकार की गतियाँ दिखाई पड़ती है। अलग अलग प्रकार की गतियाँ दिखाई पड़ती हैं। अलग अलग प्रकार की गतियाँ दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में लिख दो, एक और पॉइंट, पांचवा पॉइंट। अगला पॉइंट, जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ, जीवों में, जीव का मतलब क्या? सजीव। जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ, जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ सामान्यतः आणविक स्तर की होती है। जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ सामान्यतः आणविक स्तर पर होती है। जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ सामान्यतः आणविक स्तर पर होती है। जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ सामान्यतः आणविक स्तर पर होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। जो हमें दिखाई नहीं देती है। यानी इस पॉइंट का मतलब समझो, सबको समझते चलो। जीवों में, जीव का मतलब क्या? सजीव। और सजीव किसे कहेंगे? जिसमें जैविक प्रक्रिया होगी। और जैविक प्रक्रिया क्या है, हम आपको इससे पहले 2-3 पॉइंट पहले बताए हैं। ठीक है, तो जीवों में, जीव का मतलब सजीव है। क्यों? क्योंकि इसमें जैविक प्रक्रिया हो रही है।
तो जीवों में जो गतियाँ पाई जाएगी सामान्यतः किसी भी प्रकार का जीव है अगर उसमें गतियाँ पाई जाएगी तो किस स्तर की गतियाँ होती है सामान्यतः? आणविक स्तर की। आणविक स्तर की गतियाँ का मतलब हो गया उसके अंदर आंतरिक गति। जैसे कि समझिए, अगर मान लीजिए कोई मानव सोया हुआ है, कोई मनुष्य सोया हुआ है, तो उस समय उसकी अंदर की गति, जैसे सोया हुआ है तो उसका मान लीजिए वो सोया हुआ है तो उसके अंदर की फेफड़ा और वेसल्स क्या होता है, काम करता रहता है और उसका रिब्स ऊपर नीचे उठता रहता है, सांस लेता ही रहता है। सोया हुआ है तो भी उसके शरीर में अंदर की गति है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई मानव, कोई मनुष्य खाना खाया और सो गया, ठीक। अब वो खाना खाने के बाद जब सो जाता है तो सोने के बाद क्या उसका खाना उसी समय पचना बंद हो जाता है, या वो खाना का जो पचना है, जो वो पानी का छानना जो शरीर का काम होता है वो अंदर चलते रहता है क्योंकि वो सोया हुआ है, उसके शरीर के अंदर गतियाँ जारी है। जैसे कि आप सोए हुए रहते हैं, अगर मान लीजिए कोई मानव जब खाना खाकर रात को सो जाता है तो फिर उसको जब वो उसका जो पेशाब जो फिल्टर होता है मानव का, तो वो सोते हुए सोने के क्रम में ही उसका पेशाब फिल्टर हो जाता है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि जब वो मानव सोएगा, मनुष्य जब सो जाता है तो उसके अंदर की जो गतियाँ है वो जारी रहती है, वो रुकी हुई थोड़ी रहती है। और कोई मनुष्य सो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके भले वो दिखने ऊपरी ढांचे से दिखाई दे रहा है कि वो गति नहीं कर रही, लेकिन अंदर उसकी जो शरीर का ऑर्गन है वो तो गति कर रही है। भोजन पच ही रहा है, पेशाब फिल्टर हो ही रहा है, सांस ऊपर नीचे हो ही रहा है, किडनी काम कर ही रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र अपना काम कर ही रहा है। तो इसका मतलब जीवों के अंदर की जो गतियाँ है वो जारी है। इसीलिए कहा गया है कि जीवों में सामान्यतः जो गति पाई जाती है वो आणविक स्तर की गतियाँ पाई जाती है। समझे? तो जीवों में जब भी क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में तब बोलना है कि जीवों में आणविक स्तर की गतियाँ पाई जाती है। ठीक, चलो, तो ये रहा आपका जीव तथा निर्जीव तथा सजीव में अंतर। समझ में आया? निर्जीव तथा सजीव में अंतर ये हम इसलिए बताएं क्योंकि आप जैव प्रक्रम, जब हम बताएंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, उसको आप अच्छे से समझ सको। तब आपको पता चल गया होगा कि जैव प्रक्रम सिर्फ होगी तो किस में होगी? सजीव में होगी, निर्जीव में कैसे होगी? ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हुआ। 5 पॉइंट्स में हम निर्जीव तथा सजीव में अंतर को समझे हैं। ठीक, चलिए अब एक अगला क्वेश्चन बना लो। एक अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया, ये निर्जीव तथा सजीव के अंतर जो किए हैं ये 5 पॉइंट में किए हैं, ये हो गया। इसको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने मात्र से रखो, रोज़ पढ़ोगे तो सब दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो। विषाणु या वायरस यानी बैक्टीरिया, एक उसकी जीव, विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में कब तक नहीं रखा जाता है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। विषाणु या वायरस विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में कब तक नहीं रखा जाता है? विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में कब तक नहीं रखा जाता है? सजीव वर्ग में कब तक नहीं रखा जाता है? ठीक है, विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में कब तक नहीं रखा जाता है? क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इस पर ध्यान देना। विषाणु या वायरस क्या है? एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, एक जीव है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, यानी एक उसकी होगा, एक उसकी सजीव मान लेते हैं हम इसको। तो विषाणु या वायरस जो एक उसकी जीव है, इसको सजीव वर्ग में कब तक नहीं रखेंगे? वैसे विषाणु या वायरस भी सजीव ही होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कोई विषाणु या कोई वायरस
को सजीव वर्ग में हम कब तक नहीं रखेंगे? कब कहेंगे कि ये विषाणु या वायरस सजीव नहीं है, निर्जीव है? कब? अगर कोई वायरस है या विषाणु है तो उसे हम किस स्थिति में उस वायरस को देखेंगे तो हम कहेंगे कि यह निर्जीव वायरस है, सजीव नहीं है यानी निर्जीव है? तो वही क्वेश्चन है कि विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में कब तक नहीं रखा जाता है, कब, किस स्थिति में? तो इसी के बारे में लिखना है। लिखो लिखो, तो हम बोलते हैं लिखो, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं कि यहाँ पर आपको समय सीमित है, समझना अधिक है और आपको लिखना है। तो समझिए, कोई भी विषाणु होगा, कोई भी वायरस होगा, तो उसको सजीव वर्ग में हम कब नहीं रखेंगे? ऐसा क्या विषाणु और वायरस में होगा तो होगा जिसे हम सजीव नहीं कहेंगे, निर्जीव कह देंगे? कब? लिखिए तो आंसर। विषाणु या वायरस को, आंसर, विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है, विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है, विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक ये किसी जीवित कोशिका को संक्रमित करके, जब तक ये किसी जीवित कोशिका को संक्रमित करके आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। संक्रमित करके आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। याद रखिए, आणविक गति नहीं दर्शाते हैं, नहीं, आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। समझे? फिर से बोल देते हैं, मिला लो। विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक यह किसी जीवित कोशिका को संक्रमित करके आणविक गति नहीं दर्शाते हैं, आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर बात ये हुआ कि कोई विषाणु है या कोई वायरस है, उसको हम सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखेंगे यानी वो निर्जीव वायरस तभी कहलाएगा जब वह किसी भी क्या करेगा, किसी भी जीवित कोशिका को संक्रमित करके उनमें आणविक गति अगर नहीं दर्शाएगा, आंतरिक जो गति होती है उनमें नहीं होगी, तो हम समझ जाएंगे कि वह जो वायरस है या विषाणु है वह सजीव नहीं है, निर्जीव है। यानी नहीं समझे? फिर समझिए। जैसे कि मान लीजिए अभी जो आपका कोरोना वायरस है, कोरोना पर ही लेते हैं, कोरोना वायरस। ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस, ये मान लीजिए कोरोना वायरस, समझियो कोरोना वायरस। अगर ये निर्जीव होता तो व्यक्ति के सांस के अंदर फेफड़ा को क्षतिग्रस्त नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये सजीव वायरस है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति के शरीर में जाता है और फेफड़ा को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी लंग्स को जाम कर देता है, फेफड़ा को जाम करता है। तो इसका मतलब ये जीवों के शरीर में, कोशिका में जा कर के कोशिका के अंदर आणविक गतियाँ, आंतरिक स्तर की गतियाँ प्रदान करती है। यानी कुल मिलाकर बात ये होगा कि फेफड़ा को किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त कर देती है, तो ये सजीव हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिसमें जीवों की कोशिका में जाने पर भी वो किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है, यानी उनमें आणविक स्तर की गतियाँ नहीं होती है। ऐसे वायरस को जीवों के शरीर में जाने से आणविक स्तर की कोई गतियाँ उत्पन्न नहीं होती है जीवों के शरीर में। तो कोई गति उत्पन्न नहीं होगी तो हम समझ जाएंगे कि वह जो विषाणु है या वायरस है वह निर्जीव है। ठीक है, तो किसी भी विषाणु या वायरस को निर्जीव तभी कहेंगे जब वह किसी भी जीव के शरीर में, कोशिकाओं में जाकर आणविक स्तर की गतियाँ नहीं प्रदान करेगी, आणविक स्तर की गतियाँ को नहीं दिखाएगी वह विषाणु या वायरस जीव के शरीर में जाने से, तो हम कह देंगे कि वह विषाणु या वायरस जो है वह क्या है, निर्जीव है। और आणविक स्तर की गतियाँ मतलब किसी न किसी रूप में मनुष्य के, जीवों के शरीर को इन्फेक्टेड करना, प्रभावित करना। यानी जैसे कि समझो ना, आणविक स्तर की गति जैसे कोरोना वायरस जो है व्यक्ति के शरीर के अंदर जब जाती है तो क्या करती है, किसी न किसी रूप में उसे गति प्रदान करती है। गति मतलब प्रभावित करती है, अंदर आंतरिक स्तर पर प्रभावित करती है, यानी फेफड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जाम कर देती है।
तो इसी ये जो गति हुई, ये जो प्रभावित किया अंदर के ऑर्गन को, अंग को, ये आणविक स्तर की गतियाँ प्रदान की। कौन? ये वायरस। तो ये सजीव वायरस है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो जीव के शरीर के अंदर जाने पर क्या करती है? कोई गति प्रदान नहीं करती है। तो ऐसे वायरस को हम क्या कहेंगे? निर्जीव वायरस। समझ में आया? हाँ, तो यही क्वेश्चन था कि किस विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में कब तक नहीं रखा जाता है। तो आपको ये बताए हैं, इस पर आप समझ लीजिए। ठीक है, चलो उसी में लिख दो, उसी में लिखो नीचे से जीवन के संचालन में, अच्छा बताओ, जीवन के संचालन मतलब चलाने के लिए, जीवन के चलाने के लिए किस प्रकार की गतियाँ जीवों की ज़रूरत है? आणविक स्तर की गतियाँ। हाँ, तो लिखिए जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। आणविक, ये आपको पता है, जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है, यानी आंतरिक गति। अभी ना बताया था मैंने पहले, आंतरिक गति की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो नोट करके लिखो। तो नोट में लिखो, नोट करके लिखो, नोट में इसी क्वेश्चन का नोट लिखो। जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। 1 मिनट बाबू, लिखिए,